हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 100% जॉब गारंटी टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन की जॉब दिलाते हैं। और 100% जॉब की गारंटी है। जो भी देहरादून से रिलेटेड है और 100% जॉब पाना चाहता है अकाउंटेंट की, तो ज्वाइन कर सकता है। और मैं जनरली, आप सबको पता है, जो नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए और जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, उनको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आज के टाइम पे अकाउंटेंट के लिए टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई, कस्टम, इंटरनेशनल टैक्स, ये सब टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आता हूँ, जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं कॉमर्स और लॉ से रिलेटेड वीडियो भी लेते रहता है। तो जितने भी मेरे अकाउंटेंट फैंस हैं, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक हमारा ऑडिट पे है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑडिट। यानी कि जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ऑडिट में, एक कंट्रोल सिस्टम चलता रहता है इंटरनल। यानी कि हर साल पूरे कंटिन्यू पूरे साल ऑडिट होता रहता है। तो इसमें क्या लिमिटेशन होती है, इसकी क्या कमियां होती है, तो देखते हैं क्या चीजें। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट को आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सीमाएं क्या है? तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सीमाएं हैं: इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स अ कंटीन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फंक्शनिंग। आंतरिक लेखा परीक्षक के उद्देश्य हैं कि आंतरिक लेखा परीक्षक एक स्वतंत्र प्रबंधन कार्य है, जिसमें किसी इकाई के कामकाज का निरंतर और आलोचनात्मक मूल्यांकन शामिल होता है, ताकि उसमें सुधार के सुझाव दिए जा सके और इकाई के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित इकाई के समग्र शासन तंत्र को मूल्यवर्धित और मजबूत किया जा सके। यह कंपनी एक्ट 2013 की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक आवश्यकता है। यानी कि कहना मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव्स और इंटरनल ऑडिट का आंतरिक लेखा परीक्षक का उद्देश्य यह है कि आंतरिक लेखा परीक्षक एक स्वतंत्र प्रबंध कार्य प्रणाली है, और इसमें इकाई के कामकाज का निरंतर और आलोचनात्मक कंटिन्यू प्रोग्रेस करा जाता है। अब आता है इनहेरेंट लिमिटेशन और इंटरनल कंट्रोल। अब मेन चीज ये आएगी, लिमिटेशन कंट्रोल की क्या कमियां है, आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं क्या है। तो रीजनेबल एश्योरेंस नंबर वन। रीजनेबल एश्योरेंस यानी कि उचित आश्वासन। आंतरिक नियंत्रण चाहे कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, इकाई को इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में केवल उचित आश्वासन ही प्रदान कर सकता है। उनकी उपलब्धि की संभावना आंतरिक नियंत्रण में निहित सीमाओं से प्रभावित होती है। तो जनरली ये कहा जाता है कि कितने भी हम इंटरनल ऑडिट करते रहे, ठीक है, कितना ही भी हो, लेकिन वो प्रभावी नहीं होगा इतना, क्योंकि इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग को प्राप्त करने के बारे में केवल उचित आश्वासन ही प्रदान कर सकता है ये। ठीक है। द लाइक्लीहुड ऑफ देयर अचीवमेंट्स इज अफेक्टेड बाय लिमिटेशंस इनहेरेंट टू इंटरनल कंट्रोल। एक्सक्यूज। नंबर टू है ह्यूमन एरर, यानी कि मानव त्रुटि। तो मानव त्रुटि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय लेने में मानवीय निर्णय दोषपूर्ण हो सकता है, और मानवीय त्रुटि के कारण आंतरिक नियंत्रण के व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए नियंत्रण के डिजाइन में या उसमें परिवर्तन में त्रुटि हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो सकती है, जो भी ह्यूमन एरर होती है जनरली वो सब चीजें हो सकती है। इसके अलावा नियंत्रण का संचालन प्रभावी नहीं हो सकता, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए उत्पादित जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जानकारी की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसका उद्देश्य नहीं समझता है या उचित कार्यवाही करने में विफल रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इससे रिस्पॉन्सिबल होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, और ये इसका उद्देश्य नहीं समझ पाता है। ठीक है, और इसकी कार्यवाही करने में विफल रहता है, यानी कि सक्सेसफुल नहीं रहता है। नंबर थर्ड आता है सकमवेंशन ओवरराइड। परिहार या ओवरराइड का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों की मिली भगत या आंतरिक नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रण को दरकिनार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रबंधन ग्राहकों के साथ ऐसे समझौते कर सकता है जो इकाई के मानव बिक्री अनुबंध के नियमों और शर्तों को बदल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित राजस्व मान्यता हो सकता है। तो इसका मतलब यह है, और कंट्रोल कैन बी circumvented by the collisions of two or more people of inappropriate management overrides of the internal control। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट का प्रभाव होना ज्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है। अब मैनेजमेंट के प्रभाव की वजह से क्या होता है, इसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में संपादित चेक
जो निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा से अधिक लेन देन की पहचान करे और रिकॉर्डिंग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, उन्हें ओवरराइड या अक्षम किया जा सकता है। यानी कि उसको बदला जा सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि उसको बदला जा सकता है मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से इंटरनल कंट्रोल को। नंबर 4 आता है मैनेजमेंट जजमेंट रिस्क, प्रबंधन नियंत्रण जोखिम। क्या है जोखिम? नियंत्रणों को डिजाइन करने और लागू करने में, यानी कि जो भी हम टेक्निक्स ऑर्डिनरी अपनाते हैं, उसको नियंत्रण को डिजाइन और लागू करने में प्रबंधन पर नियंत्रण की प्रकृति और सीमा पर निर्णय ले सकता है, जिन्हें वह लागू करना चाहता है, और उन जोखिमों की प्रकृति और सीमा पर निर्णय ले सकता है जिन्हें वह स्वीकार करना चाहता है। तो प्रबंधन नियंत्रण जोखिम हमेशा ही बना रहता है ऑडिट करने के लिए। और अब आता है स्मॉलर इंटाइटीज, फिफ्थ वाला, छोटी संस्थाओं के लिए। तो छोटी संस्थाओं में अक्सर कम कम कर्मचारी होते हैं। तो कर्तव्य जो कम कर्मचारी होते हैं वो कर्तव्य के पृथक्करण की व्यवहारिकता को सीमित कर सकते हैं। हालांकि एक छोटी मालिक द्वारा प्रबंधित संस्था में मालिक प्रबंधन एक बड़ी संस्था की तुलना में अधिक प्रभावी निरीक्षण करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, प्रभावी नियंत्रण करने में सक्षम हो सकता है, और यह निरीक्षण कर्तव्य के पृथक्करण के लिए आमतौर पर अधिक सीमित अवसरों की भरपाई कर सकता है। हालांकि मालिक प्रबंधन नियंत्रण को ओवरराइड करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली कम संरचित है। धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलती बयान के जोखिम की पहचान करते समय ऑडिटर द्वारा इसे ध्यान में रखा जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि छोटी संस्थाओं में ना, कि मैनेजमेंट या मालिक का नियंत्रण होता है, तो हम ऑडिट तो कर रहे हैं, उस ऑडिट में उसका नियंत्रण होता है, कुछ चीजें उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। अब अदर आता है 6, अदर्स लिमिटेशंस, कॉस्ट, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। तो अन्य समस्याएं में आता है सबसे पहले लागत। प्रबंधक का यह विचार कि नियंत्रण लागत प्रभावी होनी चाहिए। मैनेजमेंट कंसिडरेशन डेटा कंट्रोल द कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सबसे पहले उनकी होती है कि भाई लागत सही होनी चाहिए। फिर आता है अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। तथ्य यह है कि अधिकांश नियंत्रण असामान्य प्रकृति के लेन देन पर निर्देशित नहीं होते, तो असामान्य प्रकृति के लेन देन पर निर्देशित नहीं होते हैं। फिर आता है आखिरी में इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी आता है कि अपर्याप्तता। ऐसी संभावना है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रक्रिया अपर्याप्त हो सकती है तथा प्रक्रिया का अनुपालन बिगड़ सकता है। फिर आता है मैनिपुलेशन, यानी कि जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ क्या होता है? वित्तीय विवरणों की तैयारी में आवश्यक लेन देन या अनुमानों और निर्णयों के संबंध में प्रबंधन द्वारा हेरफेर हो जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जब होता है, आप ये चीज नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल क्या है और लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। जब इंटरनल कंट्रोल करते हैं, हम इंटरनल कंट्रोल या ऑडिट करते हैं, तो रीजनेबल एश्योरेंस, ह्यूमन एरर आ जाती है। ठीक है, सरकमवेंशन ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, नंबर 3, मैनेजमेंट जजमेंट रिस्क बनी रहती है, स्मॉल एंटिटीज के लिए मुश्किल हो जाता है। और अदर लिमिटेशन जैसे कि कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो जाती है, और इनएडिक्वेसी पर्याप्त नहीं होती, ये मैनिपुलेशंस होने शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो भी अकाउंटेंट फ्रेंड्स है या जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैं अकाउंटेंट के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो मेरा कस्टम पे बनेगा। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।